नासिक में 4 दिनों से हो रही जोरदार बारिश के कारण गोदावरी नदी पूरी तरह उफान में है और गोदावरी के सोमेश्वर धाम पे हम इस वक्त खड़े हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे कितना विकराल रूप गोदावरी का दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितनी रफ्तार के साथ कितना बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। नासिक में 4 दिनों से भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हुए और नासिक के गंगापुर बांध सहित 10 बांधों से पानी छोड़ा गया है और पूरी रफ्तार के साथ गोदावरी पूरे प्रवाह के साथ बहती हुई नजर आ रही है। आप देखिए इस नजारे को, आप देख किस तरह से बाढ़ का मंजर नजर आ रहा है और पूरे मंदिरों को गोदावरी नदी ने अपने आगोश में ले लिया है। पंचवटी नासिक में पूरी तरह भगवान के घरों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। सो एक तस्वीर होर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਿਬੜੀ ਚੌਂਕ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿਬੜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਗਡੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੰਤਵਯ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿਬੜੀ ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ADC ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਨਸੂਨ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੀਬ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। कैमरामैन इंद्रजीत सिंह के नाल बालकृष्ण कालिया, न्यूज़ 8। गुजरात में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अरावली ज़िले की बात करें तो पिछले 12 घंटे से जो लगातार बारिश और तेज़ बारिश हो रही है, उसके चलते मोडासा में भी तेज़ बारिश हो रही है। दृश्य दिखाएंगे कि यह मोडासा का जो हालोल शामलाजी हाईवे है, उस पर पानी जल भराव की जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई है, क्योंकि इस तरह से पिछले 12 घंटों से बारिश हो रही है। अरावली मोडासा की बात करें तो 6 इंच से ज़्यादा बारिश है अभी तक हो चुकी है। तो जिले का मुख्य बांध मासूम बांध भी 155 मीटर से जो ज़्यादा जो स्थिति है और उसको लेकर 5000 क्यूसेक जो पानी है अभी मासूम नदी में छोड़ा जा रहा है। हम पिछले दिखाएं इस तरह से जो पानी भराव की जो स्थिति है और उसके चलते जो वाहन चालकों को बड़ी हालाकी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पानी जलभराव की जो स्थिति है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश के चलते जो अभी भी जिले में रेड अलर्ट जारी है। ऋतु प्रजापति। उत्तराखंड में देर रात हुई मूसलाधार बारिश को लेकर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बात करें हल्द्वानी की तो हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्र में भी रात मूसलाधार तेज बारिश हुई थी, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए थे। वहीं आपको बता दें कि हल्द्वानी में एक घटना हुई है, अत्यंत दुखी ये घटना है, क्योंकि एक कार जो है जिसमें 7 लोग सवार थे, ये कार एक जो नहर थी उसमें बह गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और एक 4 दिन की बच्ची की भी मौत इस गाड़ी में दम घुटने से हुई थी। वहीं आसपास के लोग और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे उनकी मदद से कार को बाहर निकाला गया और जो लोग कार में सवार थे 4 के 4 लोगों को उनके सबको निकाला गया और जो अन्य लोग गाड़ी में बचे हुए थे उनका उपचार सुसला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं जो 4 लोगों की मौत हुई थी उनका जो है पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की घटना की जांच में जुट गई है कि किस तरीके से ये घटना हुई थी। हल्द्वानी से रोहित गोस्वामी, न्यूज़ 8। देहरादून में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कल दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन आज सुबह होते ही भारी बारिश शुरू हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये शहर के बीचों बीच जहाँ राजपुर रोड पर सचिवालय स्थित है, वहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है और अभी ये बारिश निरंतरता में है, इसका सिलसिला लगातार चल रहा है। आसपास के क्षेत्रों से जो सूचना आ रही है वहाँ भी भारी बारिश होने की सूचना मिल रही है। और आपने देखा होगा कि रात भर में केदारनाथ यात्रा मार्ग हो या हल्द्वानी का एरिया हो तो जोरदार बारिश पूरे राज्य में
अलग अलग जगहों पर हो रही है। तो ये बारिश ऐसा लगता है कि जैसे मानसून की आमद पूरी तरह से हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इस बारिश में ये बिल्कुल सीधी बारिश है और तेज़ बारिश है और इसमें निरंतरता बनी हुई है। तो इसी बारिश के चलते अभी एहतियात भी बढ़ते गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग के अलावा जितने भी तमाम पर्वतीय मार्ग हैं सभी जिलों को, जिलाधिकारियों को अलर्ट किया है कि एसडीआरएफ समेत तमाम वो उपकरण, वो मानव संसाधन तैनात रखे जाएं और हर जगह तैयार रखे जाएं। कहीं अगर कोई लैंडस्लाइड होता है, कोई ऐसी बात होती है तो रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम होना चाहिए और लोगों को राहत मिलनी चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठौर। पूरे मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। यदि हर जिले की बात करें तो हर जिले में जो है तेज बारिश देखी जा रही है। वहीं राजधानी भोपाल में भी जो है सुबह से ही मौसम सुहावना हो गया है। जो है रिमझिम बारिश का दौर लगातार जो है राजधानी भोपाल में जो है अपना एक कब्जा जमाया हुआ है, क्योंकि 2 दिनों से जो है रिमझिम बारिश ने मौसम का जो है मिजाज बदल दिया है। वहीं अगर हम बारिश की बात करें तो रीवा और सीधी जिले में जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी पैदा हो रही है। अशोकनगर, दमोह, पन्ना, सतना, मेहर, बहुगंज, गुना जैसे जिलों में भी जो है भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और अन्य प्रभावित जिलों की बात करें तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन हम बात करें तो अभी राजधानी भोपाल में जो है एक धुंध सी छाई हुई है, जो सामने हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है रिमझिम बारिश ने अपना कब्जा जो है बड़े तालाब में जो है जमाया हुआ है। लगातार जो है ये रिमझिम बारिश कई घंटों से जो है चल रही है, फुहार चल रही है बारिश की। लेकिन तेज बारिश की जो है मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई हैं और लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की भी आशंका जो है राजधानी भोपाल में जताई जा रही है। और यदि अन्य जिलों की बात करें तो टीकमगढ़ जिले में 24 घंटे में 10 इंच से ज़्यादा जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अभी भोपाल में ऐसा माहौल नहीं आया है, क्योंकि भोपाल में बारिश तो हो रही है लेकिन रिमझिम तरीके से अपना रूप बारिश दिखा रही है। कैमरा पर्सन आशु खान के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा में एक बड़ा बदलाव किया है। दरअसल 2026 के नए सेशन से अब 10वीं में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएंगी। पहली परीक्षा फरवरी महीने में होगी, जिसका परिणाम अप्रैल में आएगा, तो वहीं दूसरी परीक्षा मई महीने में होगी, जिसका परिणाम जून में आएगा। 2 बार परीक्षा कराने के पीछे सीबीएसई बोर्ड का मकसद ये है कि अगर कोई छात्र पहली बार परीक्षा में जो अंक पाता है उससे संतुष्ट रहता है तो उसे कोई ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी परीक्षा में भाग ले। लेकिन अगर परीक्षार्थी चाहता है कि वो अपने नंबरों को और बेहतर कर सकता है तो वो दूसरी परीक्षा में भी शामिल हो सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि वो पहली परीक्षा में 3 विषयों की परीक्षा में कम से कम अनुत्तीर्ण न रहा हो। इसके साथ ही अब जो 10वीं की परीक्षा होगी उससे पहले जो प्री बोर्ड एग्जाम होंगे वो महज 1 बार होंगे, यानी जो स्कूल स्तर पर परीक्षा होती है वो साल भर में 1 बार होगी। सीबीएसई बोर्ड का ये मानना है कि छात्र जो है वो बेहतर परिणाम ला सके, इसलिए इसकी व्यवस्था की जा रही है। 2 बार परीक्षाओं के पीछे मकसद ये है कि अगर पहली बार परीक्षा में उसे परिणाम अच्छे नहीं मिलते तो दूसरी बार परीक्षा दे। हालांकि अगर वो पहले ही परिणाम में ज़्यादा नंबर पाता है तो उसको ही माना जाएगा, वो ही मान्य होगा, पहली परीक्षा के ही अंक जो है उसकी मार्कशीट पर होंगे। लखनऊ से उड़न समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। इमरजेंसी के 50 साल पर भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को काला अध्याय बताया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में कूदे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 11 सालों से देश में घोषित आपातकाल लागू है,
जिन लोगों ने संविधान का विरोध किया वो आज के दौर में संविधान की बात करते हुए नजर आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के इन आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि संविधान को लेकर कांग्रेस पार्टी गलत बयानबाजी कर रही है और संविधान को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी ने खिलवाड़ किया है। यानी कुल मिलाकर आपातकाल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। विजिलेंस विभाग द्वारा पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की कोठी पर आज सुबह रेड किया गया। सुबह से ही चर्चाएं चल रही थी कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की कोठी पर जो अधिकारी पहुंचे हैं वो सिविल वर्दी में थे। मजीठिया ने उनको बोला भी कि आप लोग सिविल वर्दी में आए हैं, इसलिए मैं आपको नहीं पहचान पा रहा। मजीठिया ने ये भी आरोप लगाए थे कि इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की है और अंदर घुसने की कोशिश की है और उनकी पत्नी के साथ भी जो बातें की हैं। लेकिन विजिलेंस विभाग की ओर से छापेमारी की जाने के बाद विजिलेंस के हाथ में कुछ चीज़ें भी लगी हैं, जिनमें भारी मात्रा में मोबाइल फ़ोन है, उनके लैपटॉप हैं, डायरी हैं और कुछ कैश भी बताया जा रहा है। ये जानकार सूत्र बताते हैं कि उनके पास से कम 29 जो हैं वो फ़ोन मिले हैं और 4 लैपटॉप मिले हैं और बहुत सारी भारी मात्रा में डायरियाँ भी मिली हैं। अभी विजिलेंस विभाग किस तरह से इनकी जांच करता है ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी ये मालूम हुआ है कि विजिलेंस विभाग ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को कस्टडी में ले लिया है और उनसे आगे पूछताछ जारी की गई है। अभी तक सूत्रों से जो मालूम हुआ है कि जांच जारी है, लेकिन बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने आरोप लगाया है कि सरकार जो है मेरे ऊपर गलत ढंग से जो है व्यवहार कर रही है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि ये ऊँट किस और करवट लेता है। कैमरामैन हैप्पी टन के साथ विपिन ओकाड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कैप्टन शुभांशु शुक्ला एरोस्पेस के लिए रवाना हो गए। इस दौरान इस प्रसारण को उनके परिवार के लोगों ने भी देखा। मोहल्ले के लोगों के साथ उनके रिश्तेदार भी मौजूद थे। इस दौरान परिवार के आंखों में खुशी के आंसू थे। परिवार का ये मानना है कि शुभांशु जो करना चाहते थे, दरअसल वो करने की वो शुरुआत काफ़ी पहले कर चुके थे और परिवार को किसी भी तरह का कोई इस मिशन को लेकर डर नहीं लग रहा है। ये ज़रूर है कि उन्हें इस बात का फ़क्र है कि उनका बेटा इस मिशन पर जा रहा है। जो रॉकेट इस मिशन पर लोगों को ले जा रहा था वो अब धरती पर वापस आ चुका है। इसी दौरान शुभांशु ने बाकायदे एक संदेश भी भेजा है और उन्होंने कहा कि भारत की पहचान को बुलंद करना उनका मकसद रहा है और इसी पर वो आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान लखनऊ में तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने माना कि आज फक्र का दिन है कि भारत का कोई अब दूसरा व्यक्ति 41 साल बाद एरोस्पेस के लिए रवाना हुआ है। लखनऊ से वुडन सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट प्रदेश। आप देख सकते हैं कि यहाँ माता जी, उनके और पिताजी और बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जब ऐसा क्षण आया तो सभी लोग भावुक थे। सभी लोग देख सकते हैं आपकी नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सभी लोग खुशी में झूम उठे हैं यहाँ पर। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि माता जी, उनके पिताजी और जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उनके यहाँ पे टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, बड़ी बहन भी उनकी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग जश्न में झूम उठे हैं। खुशी के आंसू जो है इस वक्त आंखों में नज़र आ रहे हैं। देख पा रहे हैं आप सामने की तरफ पूरी तरीके से खुशी में झूम उठे पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर। जहाँ पर अंतरिक्ष की तरफ शुभांशु शुक्ला बढ़े तो वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि आंखों में किस तरीके से माँ बाप की आंखों में आंसू थे और पूरा परिवार भावुक हो उठा था। लेकिन इस बीच जश्न और खुशियाँ लोगों महसूस करते हुए और आंखों में ये खुशी के आंसू भी हैं जो इस वक्त ये दर्शा रहे हैं कि एक परिवार के लिए ही नहीं, एक अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और हो भी क्यों नहीं जब आप देख पा रहे हैं कि सालों की तपस्या है। इजराइल के साथ युद्ध की वजह से ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है और स्वदेश लाने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। 282 भारतीयों का एक जत्था स्वदेश पहुंचा है। अब तक ऑपरेशन सिंधु के तहत 2858 भारतीयों को ईरान से ऑपरेशन सिंधु के तहत निकालकर स्वदेश लाया जा चुका है।
भारत सरकार प्रयास कर रही है कि एक भी भारतीय वहां फंसा न रहे। जो लोग भी स्वदेश आना चाहते हैं वह स्वदेश पहुंचे, यानी भारत पहुंचे। और ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि चाहे वो विद्यार्थी हो या कामगार हो, सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ग्रेटर प्राधिकरण का बिल्डोजर चला है, जहां अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है। लगभग 50 करोड़ रुपए की जो प्राधिकरण की जमीन है उसको मुक्त कराया है। प्राधिकरण को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जहां फार्म हाउस बनाए जा रहे थे। भनौता गांव के पास 130 मीटर रोड के पास यह कार्रवाई की गई है। लगातार आधा दर्जन बिल्डोजर वहां चले, जिसके बाद भगदड़ मच गई। लगातार वहां बड़े स्तर पर जो प्राधिकरण की जमीन थी उस पर कहीं ना कहीं अवैध कब्जे किए जा रहे थे, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए जा रहे थे। आज कार्रवाई होने के बाद जो आसपास जो लोग थे, भूमाफिया थे, उन लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि मौके पर पुलिस बल के साथ प्राधिकरण के सीनियर अधिकारी मौके पर थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये कार्रवाई होती हुई नजर आई। लगातार डेटोना प्राधिकरण लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लगातार जिस तरह जो प्राधिकरण की जमीन है उस पर कब्जा हो रहा है, उन्हें ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, साथ ही उन्हें साथ के साथ अपने कब्जे में प्राधिकरण लेती हुई नजर आ रही है। और साथ में पुलिस के अफसर का कहना है अफसरों का कि इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है, साथ ही प्राधिकरण अगर इसमें शिकायत देगा तो मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा और भूमाफिया की कार्रवाई भी की जाएगी। डेटोना से तरुण बराना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। रामपुर के थाना पटवाई में आज प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर चला। पिछले कई दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई चल रही है। रामपुर में भी पिछले कई दिनों से लगातार अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई चल रही है। पीछे रामपुर नगर पालिका ने 90 दुकानों को ध्वस्तीकरण किया था और अवैध कब्जे से उस जमीन को मुक्त कराया था। उसके साथ साथ आज रामपुर पटवाई में कुछ दुकानें थीं, एक मस्जिद थी, एक मंदिर था और एक मज़ार थी, जो कि अवैध तरीके से कब्जा कर बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि लोनी भी मतलब PWD विभाग की तरफ से रामपुर बाजपुर मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर लोनी भी विभाग ने अपने चिन्हीकरण किया था। तो चिन्हीकरण में जो उनकी ज़मीन थी उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर दुकानें बना ली थी। इस पर एक मस्जिद भी बनी हुई थी, मज़ार भी बनी हुई थी और मंदिर भी बना हुआ था, जिसको लेकर लोनी विभाग ने कुछ दिन पहले नोटिस भी दे दिया था और चिन्हीकरण भी कर दिया था। आज सुबह तगड़े ही इस पर बुलडोज़र एक्शन किया गया और इन सभी का ध्वस्तीकरण कर दिया गया। मंदिर का ध्वस्तीकरण भी किया गया, वो दुकानें जो थी उनका भी ध्वस्तीकरण कर दिया गया, साथ में मस्जिद और मज़ार का भी ध्वस्तीकरण कर दिया गया और लोनी विभाग की इस ज़मीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। इसके साथ साथ ही वहाँ पर एक थाना भी था, थाने की दीवार भी इसकी जद में आ रही थी, उस दीवार का भी ध्वस्तीकरण कर उसकी ज़मीन को भी कब्जा मुक्त करा दिया गया है। फिलहाल रामपुर में लगातार नगर पालिकाओं द्वारा, लोनी विभाग द्वारा जो भी सरकारी ज़मीन है जिस पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है उसको कब्जा मुक्त कराने की कवायद लगातार चल रही है। और आज सुबह प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, साथ ही 5 जो थी क्रेन के 5 बुलडोजर वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। उस समय वहां पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। ध्वस्तीकरण के बाद पर रामपुर प्रशासन के अधिकारी DM और SP भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके का जायजा लिया। इसको लेकर रामपुर में राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष ने भी अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मस्जिदें, हमारी मज़ारें अगर अवैध रूप से अवैध जगह पर बनाई गई हैं तो वो शरीयत में नहीं आता है, वहाँ पर नमाज पढ़ना भी हमारे लिए गलत है। लगातार रामपुर प्रशासन अतिक्रमण वाली ज़मीन को कब्जा मुक्त करा रहा है, लगातार उन पर कार्रवाई चल रही है और रामपुर में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भी जहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण करा रखा है उस पर बाबा का बुलडोजर लगातार चलता दिख रहा है। रामपुर से न्यूज स्टेट के लिए दिवाकर गौड़।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आज सचिवालय में तय समय पर आयोजित की गई। इसमें 4 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब उनके शासनादेश जारी हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण फैसला मानसून सत्र का था कि विधानसभा का मानसून सत्र करवा लिया जाए। वो मानसून सत्र गैरसैंण में होगा या देहरादून में होगा या कौन सी तारीख से होगा, यह तय करने के लिए पूरी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस बार का मानसून सत्र गैरसैंण में, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है प्रदेश की, वहाँ पर हो सकता है। दूसरा, उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है और ये नियमावली ट्रांसपेरेंसी के लिए, समयबद्धता के लिए लाई गई है। जो तबादले होंगे वो भी ऑनलाइन होंगे, सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी जाएंगी और काफ़ी चीज़ों को रिफॉर्म्स करने की एक कोशिश शिक्षा विभाग में की गई है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा वाला, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है कि गैरसैंण में होने की ज़्यादा संभावना है। स्वच्छ भारत मिशन का जो तीसरा चरण है उसके लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत कर दिया गया है। वही उसकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग करेगा और वही उसको जितने भी डे बाय डे कार्यक्रम होंगे और जो धन आवंटन होगा वो सारा काम पंचायती राज विभाग करेगा। इसी के साथ ही जो एक एकल सदस्य आयोग था और एक उप समिति बनाई गई थी कैबिनेट की, सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में जो मंत्री हैं, तो उनकी कमेटी की जो ओबीसी को आरक्षण को लेकर के रिपोर्ट थी, उसको भी आज कैबिनेट ने उसका संज्ञान ले लिया है और उसको मंजूरी दे दी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आलू उत्पादकों के लिए एक राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आलू का उत्पादन आगरा शहर में होता है और उनके लिए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आगरा और उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी TIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को आज मंजूरी दे दी गई है और ये किसानों के लिए बड़ी और अहम बात है। यह कदम आलू व शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन को बेहतर बनाकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक अहम पहल साबित होगी। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।